हॅलो डिअर फ्रेंड्स, मी आहे तुषार. आपण सर्वांचं स्वागत करतो लर्न विथ तुषार या यूट्यूब चॅनलमध्ये. मग आपण ग्रॅव्हिटेशन हा चॅप्टर चालू केलेला आहे. त्याच्यामध्ये आपण काय काय पाहिलेलं आहे? ग्रॅव्हिटी, ग्रॅव्हिटेशन, फोर्स, मोशन अँड लास्ट लेक्चर वी हॅव स्टडीड दॅट Kepler laws and the Newton's universal law of gravitation. Now in this lecture we are going to study what we are going to study here: uniform circular motion. It is also called as magnitude of centripetal force and Earth's gravitational force. For that purpose we need to study or to remember something, that is center of mass, as well as we are going to just revise the SI unit of universal gravitational constant, that is 6.673 into 10 raised to minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर. ये हमको क्या करना है, ध्यान में रखना है. इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि न्यूटन्स ने जो जो भी उनका फॉर्मूला था तो ये ग्रेविटेशन में अप्लाई किया, उसी को हम बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. ओके, तो हमको वही देखना है. अब देखो कि सेंटर ऑफ मास है, कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है तो उस ऑब्जेक्ट का मास हमेशा सेंटर में क्या होता है, कॉन्सेंट्रेट होता है. जैसे कि अगर गेंद हो, कोई बॉल होता है, वो कभी भेदभाव नहीं करता है. कैसे, हर एक जगह उसका जो मास है वो कहाँ रहता है, सेंटर पे एक्यूमुलेट रहता है. द सेंटर ऑफ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द पॉइंट इनसाइड और आउटसाइड द ऑब्जेक्ट एट विच द टोटल मास ऑफ ऑब्जेक्ट कैन बी एज्यूम्ड टू बी कॉन्सेंट्रेटेड. वो कहाँ रहेगा, कॉन्सेंट्रेट रहेगा कहाँ, सेंटर में ऑब्जेक्ट का. इफ द सेंटर ऑफ मास इट इज ऑफ अ स्पेरिकल ऑब्जेक्ट हैविंग अ यूनिफॉर्म डेंसिटी, तो फिर उसका सेंटर कैसा रहेगा, ज्योमेट्रिकल सेंटर रहेगा. द सेंटर ऑफ मास ऑफ एनी ऑब्जेक्ट हैविंग यूनिफॉर्म डेंसिटी, फिर भी उसका जो मास है वो कैसा रहेगा, सेंट्रोइड की तरफ रहेगा. फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर किसी स्कूल की पिकनिक जाती है तो अगर उस सर ने बोला कि सब लोग एक जगह खड़े हो जाओ, बराबर है, सब लोग जो एक साथ आ जाएंगे तो वहां एक सेंट्रॉइड या कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा मास सभी लोगों का. तो हम कहेंगे यार सारा क्लास आ गया, तो वो जो मास है सभी बच्चों का हमको वहां दिखाई देता है. अब देखो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कॉन्स्टंट स्पीड से कोई ऑब्जेक्ट है वो चलता रहेगा. फॉर एक्झाम्पल देखो, अगर आपण दोरीमध्ये समजा काय बांधलं, एखादा असं दगड बांधला आणि आपण फिरवायला लागलो, कसा फिरणार आहे तो, गोल 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 असं फिरणार आहे. बट एट द सेम टाइम सम फोर्स इज क्या करना है, उसको खींच रहा है अंदर की तरफ. जो भी फोर्स रहेगा वो अंदर की तरफ खींचता है. वो कौन रहता है, वो है सेंट्रीपिटल फोर्स. तो हमको क्या पढ़ना है, देखो हमको पढ़ना है न्यूटन्स इनवर्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. ये इनवर्स लॉ कैसे है. अब देखो, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट की बात करें, अगर वो उस ऑब्जेक्ट का मास है m, क्या है मास m है, उसका जो स्पीड या हम बोलेंगे वेलोसिटी क्या है, v है, और टाइम पीरियड बोलेंगे या पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन दैट इज t है. पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ये क्या है, किससे डिनोट करेंगे हम, टी से डिनोट करेंगे. अब देखो, जो सेंट्रीपिटल फोर्स उसको जो अंदर की तरफ खींचता है वो क्या है, देखो एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर. अब हमें पता होना चाहिए v जो है, जिसे हम वेलोसिटी बोलेंगे या स्पीड बोलेंगे. अब ध्यान में रखो, स्पीड है तो स्पीड का तो फॉर्मूला हमें पता है कि टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया कितने टाइम में, इसको हम बोलते हैं स्पीड. अब ये कोई गाड़ी है नहीं, ना फोर व्हीलर है ना टू व्हीलर है, जो जीपीएस बता देगा कि यार इसका स्पीड इतना है, हमको उसका स्पीड निकालना है. तो स्पीड का फॉर्मूला हमें पता है. स्पीड ये जो है इसको हम बोलते हैं डिस्टेंस को सरकमफरेंस. तो फिर इसका क्या है, देखो 2πr डिवाइडेड बाय टी. ये वैल्यू किसका है, v का वैल्यू है. तो हम ये v का वैल्यू इस फॉर्मूले के अंदर क्या कर देंगे, पुट आउट करेंगे या पुट इन करेंगे. देखो क्या है, v की वैल्यू m एज इट इज रहेगा. फिर हम लिखेंगे यहाँ किसकी जगह, v की जगह 2πr डिवाइडेड बाय t का पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय r. अब देखो क्या क्या हो जाएगा, m यहाँ रह जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, पाई का स्क्वायर हो जाएगा, r का स्क्वायर हो जाएगा, और फिर t का भी स्क्वायर हो जाएगा. नीचे क्या रह जाएगा, r रह जाएगा. ओके, अब देखो ये r वहां उस r को ऊपर जाता है यहाँ, तो वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा. तो हम यहाँ कर देंगे. देखो अब ये थोड़ा सीधा लिखते हैं. सीधा 4 पहले लिखेंगे m देन पाई स्क्वायर, ऊपर ए r का एक r कैंसिल हो गया, इधर हम r लिखेंगे और नीचे क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर रह जाएगा. ओके, यहां तक हमें पता है. लेकिन एक बात हमें जो पता है कि जो केपलर ने लॉ बताया था, थर्ड लॉ, वो क्या रहता है, टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय
आर क्यूब, ये हमें पता है। लेकिन यहाँ थोड़ा हमको उल्टा दिखाई देता है। हमको वो इक्वेशन लाने के लिए किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा? उस लॉ का इस्तेमाल करने के लिए हमको क्या करना है? डिवाइड और मल्टीप्लाई करना है दोनों को। किससे? आर स्क्वायर से। देखो यहाँ हम क्या करेंगे, अब इसको डिवाइड भी करेंगे और मल्टीप्लाई भी करेंगे। अब हमको पता है कि क्या 4m पाई स्क्वायर आर, देखो 4m पाई स्क्वायर आर बचा है, नीचे क्या है? टी स्क्वायर। हम दोनों को क्या करेंगे? देखो आर स्क्वायर से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। फिर हमको क्या मिलता है? देखो 4m पाई स्क्वायर आर क्यूब डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, ये हमें मिला। लेकिन अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू किसका रूल? केपलर्स थर्ड रूल। अगर केपलर का थर्ड रूल की हम बात करें तो देखो हमको क्या पता है कि टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर क्यूब इक्वल टू है के, मतलब हम उसको ही क्या बोलते हैं? कांस्टेंट बोलते हैं। लेकिन इधर जो आ रहा है ये आर क्यूब बाई टी स्क्वायर, एक ऐसा है उल्टा है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? देखो इनवर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इनवर्स बोलेंगे। फिर देखो अगर इसको थोड़ा ठीक से हम लिखेंगे तो कैसा दिखता है? देखो 4m पाई स्क्वायर, ये आर को थोड़ा साइड में रखते हैं। ओके, क्या लिखते हैं फिर? नीचे टी स्क्वायर और इधर लिख देंगे आर क्यूब डिवाइडेड बाय, यहां क्या लिखेंगे? टी स्क्वायर लिखेंगे और यहां आर स्क्वायर लिखते हैं। ठीक है, ओके। अब देखो कि ये जो है पूरा, इसको हम ठीक से लिखे, मतलब ऐसे लिखे तो के कांस्टेंट आ जाएगा, लेकिन ये उल्टा है, इनवर्स है, तो यहाँ का जो वैल्यू है हमको ये चेंज होता हुआ दिखाई देता है। फॉर एग्जाम्पल इसको हम पूरा क्या बोलेंगे? इनवर्स है तो के बाय 1 आ जाएगा। कैसे के बाय 1 आ जाएगा? टी स्क्वायर बाय आर क्यूब, ये क्या है? हो जाएगा के, लेकिन ये उल्टा है तो 1 बाय के आ जाएगा। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे? देखो ये 4 है, यम पाई स्क्वायर, ये सारे क्या है? कांस्टेंट है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो 4m पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर के, मतलब इसकी जो वैल्यू है ये हमने क्या लिखा? के लिखा। अब देखो ये जो सारे है, मतलब ये जो है सारे, ये सारे क्या है? कांस्टेंट है। अब होता क्या है? देखो सारे अगर कांस्टेंट है तो फिर f इक्वल टू क्या बचा? f इक्वल टू 1 बाय आर स्क्वायर बचा। अब देखो अगर हम डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है अगर हम 2 गुना कर देंगे, अगर डिस्टेंस हम 2 गुना कर देंगे तो फोर्स कितना हो जाएगा? 1 बाय 4 से फोर्स कम हो जाएगा। अगर हम डिस्टेंस 3 गुना कम कर देंगे, डिस्टेंस कितना? अगर 3 गुना क्या कर देंगे? बढ़ाएंगे। अगर डिस्टेंस 3 गुना बढ़ाएंगे तो फोर्स 1 बाय 9 कम हो जाएगा। डिस्टेंस 2 गुना बढ़ाएंगे तो 1 बाय फोर्स कम हो जाएगा। मतलब देखो जितना डिस्टेंस हम बढ़ाएंगे उतना फोर्स क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जितना डिस्टेंस कम उतना फोर्स ज्यादा। रिलेशनशिप में भी वैसा ही होता है, जितना ज्यादा दूर रहोगे उतना अट्रैक्शन कम हो जाएगा, और जितना पास रहोगे उतना अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा। ये हमको इससे पता चलता है। लेकिन सन देखो प्लैनेट को नहीं छोड़ता है, वो बोलता है तुम किधर भी जाओ मैं तुमको खींच कर लाऊंगा, क्योंकि ग्रेविटेशन की वजह से। तो ये हमको ध्यान में रखना है, ये सारा हमको ध्यान में रखना है कि फाइनल जो है इक्वेशन, इसी को ही हम क्या बोलते हैं? इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये हमको ध्यान में रखना है। आपको ठीक से दिखाई देता होगा तो ध्यान में रखो। अब देखो कोई एग्जांपल्स है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की, जिसके अंदर हमको दिखाई देता है कि जो सैटेलाइट है, जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, वो कहाँ घूमता है? अर्थ के ऑर्बिट। ये भी एक किसका एग्जाम्पल है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। फिर अगर हम बात करें कि रोटेट होता है, कौन होता है? फैन रोटेट होता है। ये भी किसके एग्जाम्पल्स है? ये हमको पता होना चाहिए, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब देखो thus Newton concluded that the central force, which is the force acting on the planet and is responsible for its circular motion, must be inversely proportional to the square of the distance between the planet and sun. अब जो कि सन और प्लैनेट के बीच वाला जो डिस्टेंस है वो इनवर्स रहता है, जैसा आपने हमें देखा 1 बाय आर स्क्वायर रहेगा, ज्यादा डिस्टेंस अट्रैक्शन कम।
बराबर है, कम डिस्टेंस ज्यादा अट्रैक्शन। सो न्यूटन आइडेंटिफाई दिस फोर्स, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, एंड हेंस पोस्टुलेट्स इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो इनको फिर ये इक्वेशन से क्या पता चला कि ये कैसा लॉ है, इनवर्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये ध्यान में रखना है। द ग्रेविटेशन फोर्स इज मच वीकर देन अदर फोर्सेस इन नेचर। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ज्यादा क्या है, वीकर, अगर बाकी सारी फोर्स की हम बात करें। बट इट कंट्रोल्स द यूनिवर्स एंड डिसाइड्स इट फ्यूचर। तो ये क्या करेगा, ये फ्यूचर डिसाइड करता है, फिर क्या है, सारे यूनिवर्स को भी कंट्रोल करने का काम यही करता है। दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ द ह्यूज मासेस ऑफ प्लॅनेट, स्टार्स अँड अदर कॉन्स्टिट्युएंट्स ऑफ द युनिवर्स। सगळ्यांचं जे मास आहे ते आपल्याला कसं असलं दिसते, तर खूप जास्त असेल। मग त्याच्यामध्ये काय असणार आहेत, प्लॅनेट्स असतील, स्टार्स असतील आणि काही अदर कॉन्स्टिट्युएंट्स असतील, त्याच्यामुळे हे आपल्याला शक्य झालेलं बघायला मिळतं। ओके, आपल्याला माहिती आहे की आता लो टाइड अँड क्या होता है, लो टाइड अँड हाय टाइड हे सारखं होत असतं बघा। आपण बोलतो समुद्राला ओटी आली, ओहोटी आली, भरती आली, मग हे कसं होतं, पाण्याची पातळी वाढते। अब देखो कि अगर हम किसी को बुलाएंगे तो जिसका मन होगा वही आएगा, जिसका मन नहीं होगा वो नहीं आएगा। तो अगर हमको समझना है कि हाई टाइड कैसे होता है, क्या समझना है, हाई टाइड कैसे होता है। देखो ये कब होता है, देखो जो मून है, चांद मामा है, जिसे हम चंदा मामा कहते हैं, चंदा मामा अगर बुलाएगा तो हमारा जो समुद्र है या समुद्र है, सागर हम जिसे बोलते हैं, उसके पानी को ऊपर आना ही पड़ता है, पुल करता है वो, ग्रेविटेशन की वजह से उसको पुल किया जाता है। कौन बुलाएगा उसको, चंदा मामा बुलाएगा तो पानी ऊपर आ जाएगा, उसको हम क्या कहेंगे, हाई टाइड बोलते हैं। अगर चंदा मामा नहीं बुलाएंगे तो पानी क्या बोलेगा, यार चलो चंदा मामा ने बुलाया नहीं, हम नीचे ही रहते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लो टाइड। ये हमको ध्यान में रखना है। ग्रेविटेशन कम हो जाएगा तो चंदा मामा इनको नहीं बुलाएगा, तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। द लेवल ऑफ सी वॉटर एट एनी गिवन लोकेशन अलॉन्ग द सी शोर इंक्रीजेस एंड डिक्रीजेस ट्वाइस अ डे एट रेग्युलर इंटरवल। हे दिन में कितनी बार होता है, दिवसामध्ये किती वेळा होतं, तर हे 2 वेळा होतं। भरती पण येते, ओहोटी पण येते, कुणाला, समुद्राच्या पाण्याला। समुद्राच्या पाण्याचा जो क्रश आहे तो कोण आहे, चंद्र आहे, चंदा मामा आहे। त्याने बोलवलं तरच तो वरती येणार आहे, नाही बोलवलं तर तो येणार नाही, मग लपून बसणार खाली पाण्यामध्ये, तो वरती येणार नाही। हाई एंड लो टाइड ऑकर एट डिफरेंट टाइम्स एट डिफरेंट प्लेसेस। जब भी चंदा मामा बुलाएगा तभी होगा, वो डिफरेंट लोकेशन होगा, डिफरेंट क्या होगा, टाइम भी होगा। द लेवल ऑफ वाटर इन द सी चेंजेस बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय द मून। तो इसके ऊपर कौन ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा, चंदा मामा। चंदा मामा के सिवा ये नहीं हो सकता, क्या नहीं हो सकता, लो टाइड और हाई टाइड, ये करने का काम कौन करता है, चंदा मामा। चंदा मामा फोर्स यहां लगाएगा और क्या हो जाएगा, भरती आ जाएगी और ओहोटी आ जाएगी। अगर वाटर डायरेक्टली अंडर द मून गेट पुल टुवर्ड्स द मून एट द लेवल ऑफ वाटर देयर गोज अप कॉजिंग हाई टाइड। तो वो मुन्ना भाई नहीं है, वो एमबीबीएस वाला है। मुन्ना भाई मतलब हमारा जो चांद मामा है, वो जब बुलाएगा तो पुल किया जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, तो पानी ऊपर उठ जाएगा, उसको हम क्या कहते हैं, हाई टाइड कहते हैं। एट दैट प्लेस, एट 2 प्लेसेस ऑन द अर्थ एट 90 डिग्री, अगर हम 90 डिग्री की बात करें फ्रॉम द प्लेस हाई टाइड, द लेवल ऑफ वाटर इज मिनिमम एंड लो टाइड ऑकर्स देयर। जहां जहां 90 डिग्री का लेवल हो जाएगा उसके साथ में, तो वहां हमको लो टाइड दिखता है। थोड़ा ध्यान में रखने के लिए ऐसा समझो कि अगर चंदा मामा बुलाएगा तभी हाई टाइड रहेगा, अगर नहीं बुलाएगा तो वहां हाई टाइड नहीं रहेगा, ध्यान में रखो। अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स, अब हम सबको पता है जहां भी हम चले जाएंगे अर्थ हमको खींच लाएगी, तुम कहीं भी चले जाओ हम तुम्हारे पीछे पीछे नहीं आएंगे, तुमको खींचते खींचते लाएंगे। ऐसा कौन बोलता है, अर्थ बोलती है। सी द अर्थ अट्रैक्ट्स एवरी ऑब्जेक्ट नियर इट टुवर्ड्स इटसेल्फ बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। कोई भी चीज है उसको अपनी तरफ खींचना है, खींचना है मतलब खींचना है, ये काम कौन करता है, अर्थ। उसको पता है, अर्थ को क्या पता है, हमारे पास में हमेशा दूसरों को खींचने की ताकत है, बहुत ज्यादा अट्रैक्शन कराती है ये अर्थ। द सेंटर ऑफ मास ऑफ द अर्थ इज सिचुएटेड एट इट्स सेंटर। अर्थ का भी मास कहाँ सिचुएट हुआ है सेंटर में,
जब भी कोई चीज आएगी अर्थ के कहाँ आएगी, सेंटर कडे आएगी. सो द ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट ड्यू टू अर्थ इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ. अर्थ हमेशा सेंटर की तरफ खींचेगी, अर्थ हमेशा फोर्स को भी सेंटर की तरफ लगाएगी. तो जो कोई भी चीज है वो यहां आ जाएगी, सेंटर की तरफ आ जाएगी. एंड बिकॉज ऑफ दिस फोर्स एन ऑब्जेक्ट फॉल्स वर्टिकली डाउनवर्ड ऑन दी अर्थ. बराबर है. अब क्वेश्चन थोड़ा हमको आना चाहिए मुन्ना भाई वाला. अब देखो ये जो है वर्टिकली डाउनवर्ड आ रहा है, अगर ये मुन्ना है या चांद भाई है, चांद मामा है, अगर ये पानी को खींच रहा है ऊपर, तो हमको क्यों नहीं हिला सकता. बराबर है. पाणी ऊपर आ रहा आहे म्हणजेच काय होतं, आपण म्हणतो की भरती होते. मग आपल्याला तर सहज उचललं पाहिजे. आपल्या बॉडीमध्ये पण पाणी आहे, बट आपल्यामध्ये असणारा जे मास आहे ते जास्त आहे आणि आपण भारी आहोत. भारी म्हणजे वजनाने, तसे आपण भारी आहेतच बरं का, तसं तरी सगळे भारीच आहात. पण भारी म्हटलं की वजनाने भारी, आणि फक्त भारी म्हटलं की ओके वो ध्यान में रखो थोड़ा. तो हमारे बॉडी में पानी है, लेकिन वजन या भारी होने से वो हमको नहीं हिला सकता है. When we throw a stone vertically upward, this force tries to pull it down and reduces its velocity. जब भी कोई हम पत्थर ऐसा ऊपर फेंकेंगे तो धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. ये हमको पता है. Due to this constant downward pull, the velocity becomes zero after a while. एक बार एक समय ऐसा आएगा कि वेलोसिटी उसकी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी. The pull continues to be exerted and the stone starts moving vertically. तो ये जो स्टोन है वो कैसे आएगा नीचे, वर्टिकली आएगा, डाउनवर्ड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ अंडर इट्स इन्फ्लुएंस. अगर वेलोसिटी कम हो जाएगी तो वो नीचे झट से आएगा, वो भी डाउनवर्ड वर्टिकली आ जाएगा. The gravitational force due to the earth also acts on the moon, because of which it revolves around the earth. मुन्ना भाई किसके साथ में घूमता है, किसके आजू बाजू घूमता है, अर्थ के. तो उसको भी खींचने का काम, उसके ऊपर भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगाने का काम कौन करती है, अर्थ. उसको अच्छा लगता है किसी को भी अट्रैक्ट करना, वो किसी को भी अट्रैक्ट कर सकती है. ग्रेविटी चीज ही ऐसी है, ग्रेविटी बोलते मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी. सिमिलर सिचुएशन एग्जिस्ट फॉर द आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑर्बिटिंग द अर्थ. तो हमें पता है बहुत सारे ऐसे ऑर्बिट्स हैं, ऐसे सैटेलाइट है कि जो ऑर्बिट, अर्थ के ऑर्बिट में घूमते हैं. ओके अब देखो क्या है कि द मून एंड द आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स ऑर्बिट द अर्थ. कि हमको पता होता है कि यार जो ऊपर वाला एप्पल भैया है ये भाई नीचे ही घूमता गिरता है. क्यों गिरता है, तो वहां एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटी है. ये कहां से आएगा, इट कम्स डाउनवर्ड वर्टिकली टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ. तो उसकी वजह से ये हमको नीचे आते हुए या गिरते हुए दिखाई देता है. रेन भी नीचे आता है, रेन फॉल भी होता है. फिर दिस इज बिकॉज ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द मून एंड द सैटेलाइट अलॉन्ग देयर ऑर्बिट्स. तो सैटेलाइट भी ऑर्बिट में घूमते हैं. अगर हम बात करें माउंटेन के ऊपर से रिवर का पानी आता है, किसका पानी आता है, रिवर बहती है, नदी असते, वरून वाहत असते, गंगा नदी, यमुना नदी कितीतरी आपल्याला डोंगरावरून त्या उगम पावताना बघायला मिळतात. अँड इफ दिस वेलोसिटी वॉज नॉट देयर, देयर वुड हैव फॉलन ऑन दी अर्थ. अगर वेलोसिटी कम हो जाएगी तो वो कहाँ गिर जाएंगे, हमें दिखाई देते हैं, नीचे आते हुए हमें दिखाई देते है. ओके समझ में आपको आया होगा. अभी हमने क्या देखा, क्या देखा, इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पूरा देखा कि वो 1/r² कैसे आता है, वो इक्वेशंस प्रॉपर है कि नहीं, फिर वो लॉ अप्लाई होता है कि नहीं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स, हमने सारा इस लेक्चर में कवर किया है. कहीं मत जाएगा, दूसरे लेक्चर में हम लेकर आने वाले हैं Earth's gravitational acceleration, then variation in the value of g on the earth. हे अगले लेक्चर में हम पढ़णे वाले हैं. खूप छान आणि एकदम साध्या सोप्या भाषेमध्ये आपण हे शिकणार आहोत. तुमचे फ्रेंड्स असतील 9th मध्ये आणि 10th मध्ये कुणी अभ्यास करणारे किंवा अपियर असणारे तर त्यांच्यापर्यंत हा व्हिडिओ पोहोचवा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि आपल्या मित्रांना शेअर करायला विसरू नका. धन्यवाद.